नमस्ते विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने पिछला जो मैंने वीडियो दिया था एरर एनालिसिस पे, उस पर आप लोगों ने पूरा देखा होगा वो वीडियो और समझा होगा। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा एरर एनालिसिस पे, ठीक है। तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल दोनों के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। गेट में जो पूछे गए थे, साथ में हम लोग कुछ ईएससी के भी सवाल देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द वोल्टेज एंड करंट ड्रॉन बाय अ रेजिस्टिव लोड विद 300 वोल्ट वोल्ट मीटर ऑफ एक्यूरेसी प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल एंड 5 एम्पियर एमीटर ऑफ एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.5 ऑफ फुल स्केल. The reading obtained are 200 volt and 2.5 ampere. The limiting error in percentage in computing the load resistance. अच्छा, तो हमको क्या लिमिटिंग एरर इन परसेंट इन कंप्यूटिंग द लोड रेजिस्टेंस, मतलब हमको लिमिटिंग एरर चाहिए। मतलब क्या पूछ रहा है हमको, डेल आर बाई आर क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए, द वोल्टेज एंड करंट आर ड्रॉन बाई अ रेजिस्टिव लोड विथ 300 वोल्ट मीटर ऑफ एक्यूरेसी वन प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल, ठीक है। फुल स्केल का प्लस माइनस 1% जो है, देखिए मतलब क्या है, डेल वी जो है वो क्या है मेरा, प्लस माइनस 1% ऑफ 300 वोल्ट है, ठीक है। तो ये क्या आया मेरा, प्लस माइनस 3 आ गया। ऐसे ही डेल ए मेरा क्या है, क्या बोला है, 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.5, तो 5 का सॉरी यहाँ पे होगा क्या मेरा 0.5% ऑफ 5 एम्पियर, जो कि क्या होता है मेरा 0.5/100 इंटू 5। तो ये क्या आया मेरा 0.025, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे को ये निकालना है, बोल रहा है डेल आर बाई आर। तो अब अगर मैं, आप लोगों को पता क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वी बाई आई होता है। मतलब क्या, वी आई इनवर्स ये होता है। तो अगर मैं डेल आर बाई आर लिखूं तो ये क्या होगा, प्लस माइनस डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखता हूं तो प्लस माइनस बाहर रखा हूं। अब देखिए डेल वी मेरा कितना आया है 3, ठीक है। लेकिन V कितना है, देखिए V द रीडिंग ऑब्टेन्ड एट 200 वोल्ट। तो यहाँ पे मेरा रीडिंग जो है वो कितना है, मेरे को लिमिटिंग एरर ये रीडिंग पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे V का वैल्यू 200 पुट करता हूँ, प्लस डेल आई मेरा कितना आया है 0.025, और I कितना है यहाँ पे, I मेरा क्या है 2.5, ठीक है। अब ये जो आएगा ये मेरा क्या है यार, ये तो मेरा ऐसे ही रीडिंग में आया, मतलब क्या है, ये एक परसेंटेज में नहीं है, ये वाला जो वैल्यू है परसेंटेज में नहीं है। तो नॉर्मली अगर इसको मैं परसेंट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो आएगा यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि मैंने यहाँ पे v की जगह पे 300 क्यों नहीं लिखा और 5 क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे मेरा एरर जो था, देखिए वो क्या बोला है कि द वोल्टेज एंड करंट ड्रॉन बाय रेजिस्टिव लोड विथ 300 वोल्ट वोल्ट मीटर ऑफ एक्यूरेसी प्लस माइनस 1%। मतलब ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेंज क्या है मेरा 0 to 300 है। अब ये कोई भी रीडिंग ले 0 to 300 के बीच में, इसका जो एरर होगा वोल्टेज में वो कितना होगा 1% ऑफ फुल स्केल। मतलब कोई भी, सपोज कीजिए अगर इससे मैं 150 भी लूं तो यहाँ पे मेरा जो एरर रहेगा वो कितना रहेगा, प्लस माइनस 3। अगर मैं 100 भी मेजर करूं तो भी कितना रहेगा, प्लस माइनस 3। तो इसीलिए मेरे को क्या बोला है कि लिमिटिंग एरर इन कंप्यूटिंग द लोड रेजिस्टेंस। तो मेरा जो लिमिटिंग एरर मेरे को जो फाइंड करना है वो किस पे फाइंड करना है, मेरे को ये वाले वैल्यूज पे फाइंड करना है, 200 वोल्ट और 2.5 एम्पियर पे। इसीलिए मैं यहाँ पे V और I का वैल्यू 200 और 2.5 लिखा, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये क्या आता है, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा 1.5, तो ये आया 0.015, 1.5 डिवाइडेड बाई 100, हाँ ठीक ही लिखा हूँ।
प्लस यहाँ पे अगर मैं और कितने ज़ीरो ऐड कर दूँ, 2, तो ये मेरा गया, ये कितना से जाएगा, 1000 से 100 से गया, तो ये कितना आया, +0.0010 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ मेरा 25.025, तो ये आएगा कितना मेरा 2.5% आएगा। ठीक है, आंसर मेरा क्या होगा 2.5%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 16 में पूछा गया था, 2016 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ वोल्टेज V1 इज मेजर्ड 100 टाइम्स एंड इट्स एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर 100 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट। अब देखिए V1 जो है इसको मैंने मेजर किया कितने बार, 100 टाइम्स मेजर किया। ठीक है, 100 टाइम्स मेजर करने के बाद मैंने क्या देखा कि इसका एवरेज जो है वो मेरा कितना आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेरा कितना आ रहा है, 1.5 वोल्ट आया रेस्पेक्टिवली। अ सेकेंड वोल्टेज V2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ V1 इज मेजर्ड 200 टाइम्स। अच्छा, तो V2 है इसको भी मैंने मेजर किया 200 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो मीन मिला वो मेरे को कितना मिला, 150 एंड 2.5, सॉरी 150 वोल्ट, और सिग्मा 2 जो होगा वो कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। V3 इज कंप्यूटेड एज, अच्छा इन दोनों को लेके हमने V3 कैलकुलेट किया है जो कि क्या है मेरा V1 प्लस V2। देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ V3 इन वोल्ट इज, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ V3 पूछा है मेरे को, तो V3 का तो सबसे पहले आप लोग एवरेज वैल्यू कितना होगा, V3 का एवरेज वैल्यू क्या होगा, V1 प्लस V2, एवरेज वैल्यू ऑफ V1, एवरेज वैल्यू ऑफ V2 विच इज इक्वल टू 250। अब मेरे को इसका स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, ये सॉरी ये V3 का एवरेज वैल्यू है तो इसको मैं μ3 से डिनोट करता हूँ। ठीक है, μ3 तो मैंने निकाल दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा 3 पूछा है, सिग्मा 3 मेरे को नहीं पता, तो आप लोगों को ये वाला एक्सप्रेशन तो याद ही होगा, अंडर रूट ऑफ डेल V3 बाई डेल V1, ठीक है, होल स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस डेल V3 बाई डेल V2 होल स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब देखिए डेल V3 बाई डेल V1 कर लेते हैं, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को V1 के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। और अगर सिमिलरली मैं इसको dV3 बाई dV2 करूं, डेल V2, तो ये क्या आएगा, मेरा डेल है, सॉरी मैं डी बोल रहा था, अगर डेल V3 बाई डेल V2 करूं तो क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये तो दोनों 1 आ गए, तो मेरा जो सिग्मा 3 हुआ वो बेसिकली क्या हुआ, मेरा सिग्मा 1 का स्क्वायर। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना है मेरा, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ मेरा 2.25 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6.25, और हमको पता होता है 6.25 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 2.5। तो मेरा सिग्मा 3 जो आया वो क्या आया मेरा 2.5 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ V3 इन वोल्ट इज, हमेशा ये जो यूनिट रहता है ना इसको आप लोग 2 बार देखोगे, क्या वोल्ट में पूछा गया है कि मिली वोल्ट की माइक्रो वोल्ट, क्या पूछा गया है वो हमेशा ध्यान दोगे, फिर आंसर को पुट करोगे। यहाँ पे वोल्ट बोला है इसीलिए आंसर यहाँ पे मेरा क्या होगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंसीडरिंग द एमीटर वोल्ट मीटर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर using the circuit shown in the figure, the maximum possible errors of voltmeter are,
वोल्ट, अच्छा द मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड, यहाँ पे एंड होगा, एंड एमीटर आर नोन टू बी 1% एंड 2% ऑफ देयर रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉसिबल एरर जो बोला है वो 1% एंड 2% ऑफ देयर रीडिंग। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपको एरर दिया हुआ है तो किसके टर्म में दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ द एमीटर रीडिंग या वोल्ट मीटर रीडिंग जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अक्रॉस, या कि आपको फुल स्केल के अक्रॉस बोला है। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ मीटर रेजिस्टेंस द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर इन रीडिंग ऑफ आर इज। यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रहा है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ मीटर रेजिस्टेंस मतलब क्या, आपका लोडिंग इफेक्ट को आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर इन द रीडिंग ऑफ आर इज। ठीक है, तो हमें पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर इन द रीडिंग ऑफ आर। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है हमको, कि हमें R इज इक्वल टू क्या पता होता है, V बाई ए होता है। ठीक है, मतलब V A इनवर्स है। अब हमको क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर नोन टू बी 1% एंड 2% ऑफ देयर रीडिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे तो रीडिंग एरर कितना होगा मेरा, डेल आर बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा, डेल वी बाई वी प्लस डेल ए बाई ए। बस तो इन दोनों को लेके हमको ऐड कर देना है, प्लस माइनस ये कितना है, ये 1% है और ये कितना है मेरा 2, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3%। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एरर इन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर इन द रीडिंग ऑफ आर इज कितना होगा मेरा, प्लस माइनस 3%। मतलब आप लोग 3% पुट कर दोगे यहाँ आंसर में। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो थे ना, ये सब अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता है ना तो ये एकदम तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू 4 रो कैपिटल L बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, वेर रो इज रेजिस्टिविटी इन रो ओम मीटर, L इज लेंथ इन मीटर एंड D इज डायमीटर ऑफ वायर। The error in measurement of each parameter rho L and D is प्लस माइनस 1.0%। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट बोला है इज प्लस माइनस, एज्यूमिंग द एरर्स आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, द परसेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर इज। देखिए सेम टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरा आर जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, रो एल और डी स्क्वायर पे। बाकी जो है मेरा क्या, 4 और पाई ये तो कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर इज। तो ठीक है, परसेंटेज एरर अगर हमको पूछा गया है तो कर देंगे, डेल आर बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, डेल रो बाई रो प्लस डेल एल कैपिटल एल बाई एल प्लस डी पे पावर देखिए कितना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि नहीं, रो एल डी टू दी पावर -2। तो ये क्या होगा, हम लोगों ने देखा है 2 डेल डी बाई डी। अब हमें क्या बोला है, सबका कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस 1%। तो बस फिर प्लस माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा 4% आ गया, प्लस माइनस 4%। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जो भी एरर से पूछा जाता है ना एकदम सिंपल सिंपल पूछा जाता है। इतना कोई भी टफ नहीं है कि आप लोगों को मतलब एकदम समझ में ही ना आए। देख रहे हैं, मतलब एकदम एक स्टेप में आंसर आ जा रहा है यहाँ पे, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, ये 2013 में पूछा गया है। 2013 मतलब आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है ये। बॉम्बे वाले ये एरर वेरर जितना भी मेजरमेंट है ना, वो लोग बहुत कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं एकदम। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, क्या बोला है, 2 एमीटर्स A1 एंड A2 मेजर द सेम करंट एंड प्रोवाइड रीडिंग I1 and I2 respectively. The emitter errors can be characterized as independent zero mean Gaussian random variable
ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमीटर के जो एरर्स है ना वो इंडिपेंडेंट जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, मतलब जीरो मीन जो है उसका, तो जो n1 है वो क्या है मेरा, जीरो मीन विद इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1, और n2 मतलब i का जो एरर है, i2 का जो एरर है वो कितना है, वो भी जीरो है और सिग्मा 2 है यहाँ एरर। द वैल्यू ऑफ करंट इज कंप्यूटेड एज, करंट के लिए मेरे को एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ म्यू विच गिव्स द लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या गया है कि वैल्यू ऑफ म्यू बताइए, ये इक्वेशन में म्यू बताइए कि जो कि हमें लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई दे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के यहाँ समझे क्या कि मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई कैलकुलेट करूं। ठीक है, अब जब मेरे को आई आ गया तो फिर मेरे को क्या करना है, ऐसा एक म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ म्यू which gives the lowest standard deviation of I। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है ये दो पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहला तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई निकालिए आप लोग, फिर मेरा पार्ट क्या होता है कि जो आई निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई निकला, उसको क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो मेरा जो बेसिकली क्वेश्चन क्या होगा, जो मेरा आई के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा म्यू के लिए और उसको इक्वेट करूंगा जीरो के साथ टू गेट अ लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, दो पार्ट का क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ इसको, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँ तो कैसे करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई जो होगा, हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, डेल आई डेल आई बाई डेल आई वन का होल स्क्वायर सिग्मा आई वन का स्क्वायर प्लस डेल आई बाई डेल आई टू का होल स्क्वायर सिग्मा टू का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को हमारा जो टास्क है, हमें ये कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं पहले। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, डेल आई बाई डेल आई वन जो होगा ये मेरा क्या आएगा, सिर्फ म्यू आएगा, और जो डेल आई बाई डेल आई टू आएगा ये मेरा क्या आएगा, वन माइनस म्यू। ठीक है, अब आ गया ये मेरा, अब मेरे को सिग्मा आई का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं। सिग्मा आई का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ क्या, म्यू स्क्वायर इंटू, यहाँ पे सिग्मा वन कितना दिया हुआ है गॉसियन, अच्छा सिग्मा वन का स्क्वायर ही होगा, प्लस वन माइनस म्यू सिग्मा टू का स्क्वायर, ये मेरे को दिया हुआ है क्या, सिग्मा आई। अब मैं आपको क्या बोला कि मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को सेकेंड स्टेप, मैंने फर्स्ट स्टेप फाइंड कर लिया, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ आई मैंने फाइंड कर लिया। अब मेरे को क्या बोला है, कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ म्यू विच गिव्स द लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू म्यू और इक्वल टू जीरो पुट करूं, या अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं सिग्मा आई स्क्वायर को, बात तो एक ही होगा, जो वैल्यू आएगा और इक्वेट टू जीरो करूंगा तो ये स्क्वायर टर्म जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा जीरो के साथ। ठीक है, समझ रहे ना, तो मैं अपना इजी करने के लिए क्या करता हूं, मैं ये स्क्वायर रूट को हटा देता हूं, तो ये क्या आ गया मेरा, म्यू स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस वन माइनस म्यू,
यहाँ पे देखिए इसको होल स्क्वायर मिस हो गया था, होल स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं क्या, विद रेस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो देखिए यहां पे मेरा क्या आया, 2 म्यू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे प्लस नहीं, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस जब होगा तो क्या होगा, मेरा माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या हुआ 2 इंटू 1 माइनस म्यू, क्या हुआ सिग्मा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन देखिए मैंने क्या किया, 1 माइनस म्यू होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2, अगर म्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 माइनस म्यू। ठीक है, और ये माइनस म्यू फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा -1। तो ये देखिए मैंने इसी को यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, और मैं क्या बोला था, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। अब अगर इसको इक्वेट किया 0 से, तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। 2 तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, क्या यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे को वैल्यू ऑफ म्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या आया, म्यू सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस ये है, तो ये क्या होगा माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर मैं म्यू वाले टर्म्स को कॉमन निकाल लूँ, तो म्यू कॉमन, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाले को इधर लेके जाऊंगा तो सिग्मा 2 का स्क्वायर। मेरा जो म्यू आया वो क्या आया, सिग्मा 2 होल स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा आंसर वैल्यू आ गया कि म्यू मेरा जो है वो क्या होगा, मेरा सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, देखिए सिग्मा 2 का स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ऑप्शन ए। अब मेरे को आप लोग यहाँ पे, मैंने इसको डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, आप लोग मेरे से ये पूछ सकते थे कि सर ये जो वैल्यू ऑफ म्यू आया ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो मैं क्या करता है यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करके देखता और ये वैल्यू ऑफ म्यू पुट करता। अगर नेगेटिव, यहाँ पे क्या बोला है लोएस्ट, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाता तो मैं बोल देता हाँ ये मिनिमा है मेरा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ म्यू है जिसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ आई मिनिमम रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये सब करूँ क्यों, यहाँ पे मेरा एक ही वैल्यू आया। ठीक है, एक ही वैल्यू आया यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ दूसरा और एक वैल्यू रहता या फिर ये प्लस माइनस रहता तब मेरे को वो चेक करने का जरूरत रहता। यहाँ पे मेरा एक वैल्यू आया तो पक्का है कि यही जो वैल्यू है यही एक क्या है मेरा, यही देखिए मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं हमारा, अरे वो जो टर्म रहता है ना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो जो पॉइंट ये सेटिस्फाई करता है इसको क्या बोलते हैं, एकदम ही देखिए मेरे दिमाग से एकदम निकल गया ये चीज को क्या बोलते हैं, मैं एकदम भूल गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये तो सिर्फ देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट आया यही हमारा क्या है, हमारा मिनिमा है। ठीक है, तो हमको और वो सब चेक करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक मतलब एकदम समझ के कीजिएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, और ये पॉइंट मैं एकदम भूल गया, तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, या तो मैं तो देख ही लूंगा, सर्च करूंगा इसके बाद जाके, एकदम मतलब अभी मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि इसको बोलते क्या है, ये जो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए फिर से, ये हमारा जो है ये भी बॉम्बे का क्वेश्चन है, 2005 भी हमारा आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है, और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अ मास ऑफ 10 kg इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट एंड द रीडिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द मीन ऑफ 10 kg। ठीक है, गिवन दैट, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, गॉसियन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड फाउंड दैट 60% ऑफ द रीडिंग आर फाउंड टू बी विद इन 0.05 kg फ्रॉम द मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इज। आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप बताएं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पूछा क्या जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मीन कितना दिया हुआ है, मेरे को मीन दिया हुआ है 10 kg।
तो इसका ना मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम पहले आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या बोला है, ये जो मीन पोजीशन है ये मेरा कितना दिया हुआ है, 10 kg। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, गिवन दैट ये एक्सप्रेशन फाउंड दैट 60% ऑफ द रीडिंग आर फाउंड टू बी विद इन 0.05 kg। तो यहाँ पे ये चीज को नोट कीजिए, फाउंड दैट 60% ऑफ द रीडिंग आर फाउंड टू बी विद इन 0.05 kg। तो देखिए अब जो 60% ऑफ द रीडिंग है ना, वो हमें किसके बीच में फाइंड किया है, 0.05 kg फ्रॉम द मीन। मतलब क्या, ये जो होगा ये 9.95 से लेके 10.05, तो 60%। तो ये जो है यहाँ पे देखिए मेरा जो ग्राफ है, यहाँ पे ये क्या है, ये मेरे नंबर ऑफ रीडिंग्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरा यहाँ पे वेट होगा, ठीक है, मास होगा, ठीक है, ये मेरा मास हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा एरिया है ना, ये वाला, ये क्या बोल रहा है, 60% है। मतलब कितना, 0.6% ऑफ दिस टोटल एरिया। 0.6% जो ये टोटल एरिया जो है ना मेरा, ये वाला, ये रेड पूरा जो कवर करेगा, ये पूरा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये मेरा 60% है टोटल ऑफ दिस रेड रीजन। ओके, तो ये कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए फिर इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब हम लोग देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी ऐसा हो कुछ, तो हमारा स्टैंडर्ड गॉसियन का जो इक्वेशन रहता है वो क्या रहता है, y इज इक्वल टू 1/√2 सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो ये रहता है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को सिग्मा तो फाइंड करना है, ठीक है, सिग्मा मेरे को फाइंड करना है। और मेरे को एक चीज दिया हुआ है, क्या, देखिए यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है क्या, कि ये जो 9.95 से लेके 10.105 के बीच में ये जो कर्व, जो एरिया कंसिस्ट कर रहा है वो कितना है, 0.6। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, देखिए अगर मैं इस y को इंटीग्रेट करूँ, कहाँ से, इसको मैं करता हूँ 0.95 से लेके 10.05, और ये क्या है मेरा, √2 सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर हाफ। ये क्या होगा मेरा, x माइनस म्यू, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 लिख दिया मैंने, और ये सिग्मा होल स्क्वायर, ये क्या होगा मेरा, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है, dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो मेरा क्या है, मास है। ठीक है, अब देखिए अगर ये मेरा इंटीग्रेट किया हो तो इसका वैल्यू मेरा क्या है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, कितना मेरा 0.6 है। तो अगर मैं इसको 0.6 करूं, तो देखिए अब क्या कर सकता हूं, मैं इसको 0.6 लिख देता हूं। और मैं क्या करूं, अगर देखिए मैं यहां पे इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, x माइनस 10 जो है, अगर मैं इसको लिख दूं बाई सिग्मा, अगर मैं इसको लिखूं क्या, t लिखता हूं, तो देखिए मेरा ये कहां से कहां तक करेगा, ऐसा अगर लिखता हूं मैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए dx इज इक्वल टू dt ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन तो ऊपर वाला चेंज कैसे करेगा, अगर मैं यहाँ पे 9.95 पुट करूं,
ठीक है, तो ये क्या आएगा -0.05 बाई सिग्मा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा +0.05 बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई √1 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e⁻⁻½ ये क्या हुआ मेरा टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी, ये हो गया। अब देखिए मैं इसको चेंज कैसे करते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए इसको अगर ऐसे लिखूँ तो ये क्या हुआ 0.6 इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और एक बताया था, जब मैं आप लोगों को गॉसियन बताया था तो मैंने क्या बताया था, मीन के अक्रॉस में ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, मीन के अराउंड में ये हमेशा इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे वो वाला प्रॉपर्टी यूज करूँ तो मैं ये वाला इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। देखिए 0 से लेके अगर मैं इसको +0.05 बाई सिग्मा लिखूं और यहाँ पे अगर 2 लिख दूं तो कोई गलती हो जाएगा क्या? गलती होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये मीन के अक्रॉस में हमेशा सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू e⁻⁻½ टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब देखिए ये 0.2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आया मेरा 0.3 इज इक्वल टू, और इसको बाहर लेके आता हूं मैं, देखिए तो क्या होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा √2 पाई e⁻⁻½ टी स्क्वायर डी टी, ये क्या हुआ 0 से लेके 0.05 बाई सिग्मा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे ये मेरे को, अच्छा ये 0.6 दिया हुआ था, सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 लिया है ना, इस 2 को मत लेके आइए, ठीक है, इसको 0.6 ही यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे 0.6 रहने दीजिए, 2 बाई सिग्मा √2 पाई। अब देखिए ये इक्वेशन को कंपेयर कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये देखिए बोथ सेम इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है ये मेरा सेम इक्वेशन है, आप लोग देख सकते हैं दोनों का राइट साइड, ये लेफ्ट साइड देखिए सेम है और दोनों का राइट साइड भी हमारा क्या है, सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं ये वाले लिमिट को देखिए इसका, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 0.05 बाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा 0.84 होगा। अब अगर मैं सिग्मा का वैल्यू यहाँ निकालूँ तो क्या आएगा 0.05 बाई 0.84। अब इसको सॉल्व करिए कैलकुलेटर से, देखिए वैल्यू कितना आता है, मैं एक बार करके यहाँ देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया मेरा वैल्यू, देखे 0.05 डिवाइडेड बाई 0.84, तो ये मेरा कितना है 0.0595, तो ये मेरा क्या आया 0.0595, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आया मेरा 0.06, ठीक है। तो मेरा आंसर इसीलिए क्या रहेगा 0.06, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आप लोग ठीक से देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारा जो अगला पार्ट है ना, इसमें हम इलेक्ट्रिकल के कुछ गेट के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, ये गेट में 99 में इलेक्ट्रिकल को पूछा गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये तब पूछा गया था जब इलेक्ट्रिकल वालों को सिग्नल सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर हुआ करता था, ठीक है। अभी तो खैर ये सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर नहीं है तो इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ईएससी में 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, और आईएन वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब
एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक्स जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ करंट ऑफ गिवन एम्पियर इज मेजर्ड विद अ थर्मोकपल टाइप 5 एम्पियर फुल स्केल क्लास 1 मीटर। यहाँ पे दो चीज पे अंडरलाइन कीजिए, एक है थर्मोकपल टाइप और एक है क्लास 1 मीटर। द मीटर रीडिंग वुड लाई इन द रेंज। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मीटर रीडिंग पूछा है। अब सबसे पहला जो पार्ट होता है थर्मोकपल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या मेजर करता है, हमारा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। चाहे ये मेरा वोल्ट मीटर हो, थर्मोकपल टाइप वोल्ट मीटर हो या एमीटर हो, ये क्या मेजर करेगा, हमेशा आरएमएस वैल्यू। तो ये जो ऊपर करंट दिया हुआ है इसका अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालूं तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा कॉम्पोजिट सिग्नल है तो मेरे को कॉम्पोजिट सिग्नल के लिए पता होता है कि कैसे लिखा जाता है। आई डी सी स्क्वायर प्लस आई एम वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस आई एम बाई टू का रूट टू का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही सारे कंपोनेंट दूसरे जितने भी हार्मोनिक्स है उसके लिए लिखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। ये क्या है मेरा 2 प्लस रूट टू बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट टू बाई रूट टू का होल स्क्वायर, जो कि क्या आया मेरा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि क्या 8 प्लस 1, जो कि क्या हुआ मेरा 9 रूट ओवर विच इज 3। तो देखिए आंसर तो मुझे पता चल गया क्या है कि सी है। लेकिन ये क्लास 1 मीटर क्या होता है, क्लास 1। तो देखिए जो हमारे प्रैक्टिकल, जो ये चीज को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए जो हमारे प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वहां पे हमारे 3 तरह के क्लास होते हैं, क्लास 0.5, क्लास 1 और क्लास 2। यहाँ पे जो हमारा एरर परसेंटेज रहता है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करते, कोई भी एक पर्टिकुलर रीडिंग के लिए। देखिए पर्टिकुलर रीडिंग के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, सपोज कीजिए अगर मेरे पास क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, तो क्लास 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1% इंटू जो फुल स्केल, यहाँ पे फुल स्केल कितना है मेरा 5 एम्पियर है, और ये मेजर कितना कर रहा है, अभी कितना मेजर कर रहा है 3, तो 3 को नीचे लिख देंगे। मतलब हम एरर जो है यहाँ पे एज अ परसेंटेज ऑफ फुल स्केल कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए तो ये मेरा कितना आता है 5/3, मतलब होता है हमारा कितना 1.67%। तो मेरा जो आंसर आया देखिए 1.67 विच इज नियरली अप्रोक्सीमेट टू 1.7%। तो आंसर सी है मेरा आंसर किसके लिए, क्लास 1। अगर लेकिन मेरा यहाँ पे पूछ देता क्लास 2, तो देखिए इसके लिए मैं जो एरर परसेंटेज निकालता वो कैसे निकालता, यहाँ पे क्या लिखता मैं 2%, क्योंकि ये क्लास 2 है इसीलिए 2% इंटू 5/3। तो ये क्या आता मेरा 1.67, फिर से मतलब अगर 1.7 पकड़ लेता तो कितना आता है, ये मेरा 2.14% आ जाता। मतलब 3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आता मेरा प्लस माइनस 2.14% आ जाता। और अगर ये मेरा 0.5 रहता, क्लास 0.5 रहता, तो मैं क्या लिखता 0.5 इंटू 5/3, जो कि अगर 1.7 मतलब 170 क्या होता है, ये मेरा 0.65, अच्छा कुछ गलत लिख दिया क्या, 0.75 150 होता है 0.8, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा मेरा 0.85 होगा। 0.85%, तब मेरा क्या होता है एरर होता है। वैसे तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ ऐसे क्लास 0.5, 0.1, 0.2 सॉरी क्लास 0.5, 1 और 2 होता है। लेकिन अगर थियोरिटिकली देखेंगे ना, तो थियोरिटिकली अगर देखेंगे तो क्लास 5 भी होता है, क्लास 4 भी होता है, क्लास 3.5 भी होता है, ठीक है। तो अगर हमको कभी भी ऐसे दिए रहे तो आप एरर कैसे कैलकुलेट करना है ये यहां से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं ये भी शायद बॉम्बे में ही पूछा गया था, गेट 99 भी शायद बॉम्बे ही कंडक्ट किया था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अ वेरिएबल w इज रिलेटेड टू 3 अदर वेरिएबल x, y एंड z एज w इज इक्वल टू एक्स वाई बाई जेड। तो w जो दिया है वो क्या दिया है, एक्स वाई बाई जेड। द वेरिएबल्स आर मेजर्ड विद मीटर्स ऑफ एक्यूरेसी 0.5%, 0.5% रीडिंग, 1% ऑफ फुल स्केल, 1.5% ऑफ रीडिंग रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे जो x को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है वो क्या है मेरा, वो कितने एक्यूरेसी से मेजर कर रहा है, 0 प्लस माइनस 0.5% ऑफ रीडिंग। ठीक है, y को कितने से मेजर किया जा रहा है, 1% ऑफ फुल स्केल। मैं हमेशा बोला हूं एरर हमेशा ध्यान रखेंगे किसके रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है, तो 1% ऑफ फुल स्केल y को ले रहे हैं, और z के लिए क्या है 1.5% ऑफ रीडिंग, प्लस माइनस 1.5% ऑफ रीडिंग बोला है। द एक्चुअल रीडिंग ऑफ 3 मीटर्स आर 80, 20 एंड 50। ठीक है, 80, 20 और 50 बोला है, विद 100 बीइंग द फुल स्केल। अच्छा, यहाँ पे x जो है इसको मेजर किए तो कितना मिला हमको 80, y को जब मेजर किए तो कितना मिला 20, और z को जब मेजर किए तो कितना मिला 50। ठीक है, विद 100 बीइंग द फुल स्केल वैल्यू ऑफ ऑल द 3। तो यहाँ पे जो है 100 ये सब के फुल स्केल है, 100 फुल स्केल है, मीटर के जितने भी x y z है इन तीनों मीटर का जो फुल स्केल है वो क्या है मेरा 100 है। ठीक है, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ w विल बी। ठीक है, हमें मैक्सिमम एरर पूछा है इन द मेजरमेंट ऑफ w विल बी। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जो भी दिया हुआ है सब रीडिंग के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, कहीं पे भी फुल स्केल के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है। ठीक है, फुल स्केल के रेस्पेक्ट में नहीं बोला है, तो हमें रीडिंग के रेस्पेक्ट में बोला है। तो देखिए यहाँ पे x का जो एरर है वो क्या बोला है, 0 प्लस माइनस 0.5% ऑफ क्या बोला है मेरा 0.5% ऑफ रीडिंग। तो मेरा जो डेल x होगा वो कितना होगा, देखिए 0 प्लस माइनस 0.5% ऑफ रीडिंग। यहाँ पे मेरा रीड कितना किया था 80, तो ये और एक 0 आ गया फिर यहाँ पे, तो ये कितना आया मेरा 0.05 आया, प्लस माइनस डेल एक्स। डेल वाई क्या है देखिए, यहाँ पे क्या बोला है मेरा डेल वाई क्या है 20 आया है, और 1% ऑफ फुल स्केल बोला है। तो यहाँ पे मेरा फुल स्केल कितना था, यहाँ पे जो डेल वाई है उसको ये रीडिंग से एरर कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ 20 आए 30 आए 40 आए, उसके लिए एरर जो होगा वो 1% ऑफ फुल स्केल है। तो मेरा अगर मैं 1% ऑफ फुल स्केल लूं तो कितना आएगा, ये क्या आया मेरा प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, y को कोई मतलब नहीं है कि वो इंडिकेट 20 करे 30 करे, वहां पे जो एरर का रेंज रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा प्लस माइनस 1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो z होगा, z क्या बोला है, z के लिए अगर मैं डेल z कैलकुलेट करूं तो क्या है मेरा, ये क्या बोला है प्लस माइनस 1.5% ऑफ रीडिंग, ये सब परसेंट है ना, 1.5% ऑफ रीडिंग। तो 1.5% ऑफ रीडिंग कितना होता है देखिए, प्लस माइनस 1.5 बाई 100 इंटू जेड ने रीड कितना किया था 50 किया था, तो ये 50 से 2 किया, मतलब ये क्या हुआ मेरा प्लस माइनस 0.75। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को मैंने सबके एरर कैलकुलेट कर लिए। हमें क्या पूछा है, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ w विल बी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है देखिए, हमसे पूछा क्या गया है कि हमें पूछा गया है ये चीज, डेल w बाई w इंटू 100, यही मेरा परसेंट, ये क्या होगा पूछा गया है। तो अगर मैं w का एक्सप्रेशन देखूं क्या है x y बाई z, अगर मैं इसका रिलेटिव एरर ले लूं तो हमको पता है ये क्या होता है प्लस माइनस डेल x बाई एक्स प्लस डेल y बाई वाई प्लस डेल z बाई z, यही होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए फिर। तो अगर इसको मैं लिखना स्टार्ट करूं तो देखिए प्लस माइनस बाहर रख लिया, डेल x मेरा कितना आया है 0.05 बाई x का वैल्यू रीडिंग कितना, x ने रीड कितना किया है
वो ध्यान में रखिए। एक्स ने रीड कितना किया मेरा 80 प्लस डेल वाई मेरा कितना आया है 1 आया है, ठीक है 1 आया हुआ है, और इसने रीड कितना किया है, वाई ने रीड कितना किया है 20 किया हुआ है, प्लस अब z का डेल z कितना हुआ है 0.75 और z ने रीड कितना किया है 50, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या आता है, ये मेरा प्लस माइनस, अच्छा इंटू 100 भी है ना, इंटू 100 भी है यहां पे, ठीक है, इंटू 100 भी है यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं इसको क्या करूँ, अच्छा ठीक है कैलकुलेटर से ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके आंसर कितना है डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने एक जगह जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक जगह मिस्टेक कर दिया है, तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर चेक किया तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये 8 को मैंने देखा ही नहीं और डायरेक्टली, तो देखिए 8 5 ज़ा 40, 40/100 होता है। यहाँ पे मेरा आंसर क्या आता, 0.05 की जगह यहाँ पे क्या आता मेरा प्लस माइनस 0.4 आया, तो यहाँ पे भी ये हट जाएगा। और जब मैं यहाँ पे देखा तो ये जब मैंने सॉल्व किया ना तो तब मेरे को पता चला कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर डायरेक्टली क्या आया 7.0% आया। मैंने ये जो सब कुछ कैलकुलेट किया है देखिए विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है, यहाँ पे एक्स वाई जेड में सब क्या पुट कर रहा था, जो यहाँ पे रीडिंग आए थे वही, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 7% ऑफ रीडिंग। तो आप लोग जब शुरू में वीडियो में कैलकुलेट किए होंगे यहाँ पे आप लोग का सही आया होगा, तो आप लोग वहाँ पे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाता है, मेरे से भी हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है गेट 2014, जिस टाइम मैंने गेट दिया था, पूछा है क्या कि सपोज द रेजिस्टर ऑफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, ठीक है। R जो दिया हुआ है वो मेरे को क्या दिया हुआ है, R1 पैरेलल R2 बोला है, हैव टॉलरेंस ऑफ 1% ईच। अच्छा R1 और R2 में जो R1 और R2 है वो क्या है 1% इसमें टॉलरेंस है, मतलब 1% का एरर है यहाँ पे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टर R फॉर रेजिस्टर R1 इज इक्वल टू 300 और R2 इज इक्वल टू 200 विल हैव टॉलरेंस ऑफ। अच्छा तो मेरा जो R का टॉलरेंस मेरे को पूछा गया है कितना होगा, मतलब R में मेरा एरर कितना होगा ये पूछा गया है। ये टाइप के क्वेश्चन देखिए जब R में आपको पूछा जाता है ना इस टाइप का कि R1 इंटू R2 R1 प्लस R2 ये पूछा गया है मेरे को, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किया है ना वो मत कीजिएगा, क्योंकि वो जब करेंगे ना आपको यहाँ पे गलत आंसर मिलेगा। गलत आंसर क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं देखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको कैलकुलेट करके फिर इसका कैलकुलेट करके फिर इन दोनों का जो डिवीजन में है फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब भी हमारा जो इक्विवेलेंट मतलब क्या बोलते हैं इक्वेशन अगर इस टाइप का रहा ना, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन एक साथ रहे, जो कि हमने स्टैंडर्ड देखा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि हमने क्या क्या देखा था, एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था, डिवीजन देखा था, और एक क्या देखा था, पावर देखा था। आप लोगों ने सबको मैंने दिखाया है कैलकुलेट करके कैसे होते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना रहे ना जैसे हमने वहाँ पे देखा था, तो हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं करेंगे कभी भी रिलेटिव एरर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए। अब तो मेरा जो R है वो क्या मैंने लिखा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये क्या हुआ 300 इंटू 200 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 500, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ऐसे तो देखिए ये कितना हुआ 60 हुआ, तो ये कितना आया मेरा 120 ओम आया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, R1 और R2 में 1% टॉलरेंस, मतलब क्या है मेरा जो R1 है वो क्या है मेरा 300 प्लस माइनस 1% बोला है, और R2 जो है वो मेरा क्या है 200 प्लस माइनस 2%।
अब यहाँ पे ना मैं R1 क्या क्या हो सकता है, R1 मतलब क्या हो सकता है 300, यहाँ पे मेरे को क्या पूछा है मैक्सिमम टॉलरेंस कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम टॉलरेंस। तो यहाँ पे R1 क्या क्या हो सकता है 303 से लेके 297 तक के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। और R2 क्या हो सकता है 202 से लेके 198 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एरर कब होगा, मैक्सिमम एरर कब होगा एक्सट्रीमिटीज पे होगा। या तो मेरा वैल्यू क्या रहे मैक्सिमम एरर के लिए 303 पे रहे या 297। क्यों मैक्सिमम एरर यहाँ पे होगा, क्योंकि मेरा ट्रू वैल्यू जो है वो देखिए कितना है 300 है। अब मेरा एरर मैक्सिमम कब होगा, या तो +3 होगा या तो यहाँ पे कितना होगा -3 होगा, ठीक है। और R2 के केस में क्या होगा, या तो +202 होगा या तो 198। इसी दोनों केस में क्या होगा मेरा एरर मैक्सिमम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कोई भी एक ले लीजिए, या तो 303 और 202 ले लीजिए या तो 297 या 198 ले लीजिए और उसके लिए क्या है R कैलकुलेट कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ ये 303 और 202 के लिए कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए R इज इक्वल टू मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या 303 इंटू 202 डिवाइडेड बाई 303 इंटू 202। तो ये कितना आया 303 इंटू 202 डिवाइडेड बाई 505। इसको कैलकुलेटर में करके देखते हैं क्या आता है। 303 इंटू 202 डिवाइडेड बाई 505। क्यों एरर हो गया 303 इंटू 202 डिवाइडेड, अरे 61206। अच्छा पता नहीं किस टाइप का कैलकुलेटर है। 61206 डिवाइडेड बाई 505 तो 121.2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया 121.2 ओम। यहाँ पे कितना 120। अब देखिए ये जो मेरा वैल्यू है ये बेसिकली मेरा कितना है एरर फ्री वैल्यू है। एरर फ्री वैल्यू मतलब क्या, ये मेरा ए ट्रू वैल्यू है और ये मेरा कितना है ए मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मेरे को टॉलरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब अगर मेरे को रिलेटिव एरर परसेंट रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा AM माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर दूंगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो मेरा AM कितना है 121.2 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। ये मेरा क्या आया 1.2 इंटू 120 इंटू 100। यहाँ से कैंसिल किया ये गया, ये 100 आया विच इज इक्वल टू 1%, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरा बी होगा। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोग ये वाले को लेंगे, R1 को 297 लेंगे और R2 को 198 लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तब भी देखिएगा आप लोगों का जो आएगा 1% आएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा बस -1% आएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या है प्लस माइनस एक भी जगह लिखा नहीं है। तो आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे वहां पे देखिएगा -1% आएगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है ना मेरा, ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि इसके ना गलत गलत सॉल्यूशन आया हुआ है। तो हम लोग ये क्वेश्चंस को ना क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है अ कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर इज यूज टू मेजर अ बस वोल्टेज वी बस इन अ हाई वोल्टेज 50 हर्ट्ज AC सिस्टम एज शोन इन द फिगर। देखिए गेट वालों का ना एक स्टाइल होता है कि वो जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बहुत सारे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी आना चाहिए कि हमको कौन सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूरी है और कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 50 हर्ट्ज देखे रखा है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा है, द मेजरमेंट कैपेसिटर C1 एंड C2 हैव टॉलरेंस ऑफ 10%। मतलब C1 और C2 में एरर जो है वो कितना है, इसका रेंज कितना है 10% होगा मीन के अक्रॉस में ऑन देयर नॉमिनल कैपेसिटेंस वैल्यू। इफ द बस वोल्टेज इज 100 किलो वोल्ट RMS, यहाँ पे बोला है मेरा 100 किलो वोल्ट है ये, ठीक है। द मैक्सिमम RMS आउटपुट वोल्टेज,
हमें क्या बोला है, मैक्सिमम आरएमएस आउटपुट। यहाँ पे क्योंकि देखिए ये जो ये इनपुट जो है ये भी मेरा आरएमएस में दिया हुआ है, तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो भी मेरा किस में रहेगा, आरएमएस वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, द मैक्सिमम आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कंसीडरिंग द कैपेसिटर टॉलरेंस इज। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है मेरा, ये तो मेरे को दिख रहा है वी आउट जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, C2 के अक्रॉस में आउटपुट ले रहे हैं। ये हमारा वी आउट जो होगा, अगर मेरे को वोल्टेज डिवाइडर पता है तो वी आउट क्या होगा मेरा, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू वी बस होगा। अब कैपेसिटर के लिए आप लोगों को पता है ना, वोल्टेज डिवाइडर उल्टा लग जाता है। क्यों उल्टा लगता है, दिखा देता हूँ एक बार, फिर नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि क्या हो रहा है। ये Z1 है, ये Z2 है। ठीक है, अब मुझे सपोज कीजिए ये V2 चाहिए, तो अगर मैं लिखूं V2, ये मेरा क्या है, VI है, पकड़ लीजिए। तो VI अगर लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इंटू, अरे ये VI क्यों लिखा हूं, ये V2 होगा ना, VI। आज थोड़ा एरर हो रहा है, पूरा एकदम लेक्चर में ही एरर, पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर में ही एरर हो रहा है हर जगह। ठीक है, तो देखिए अब अगर ये लिखता हूं तो यहाँ पे मेरा, अब देखिए Z यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे कैपेसिटिव इंपीडेंस पकड़ लेता हूँ। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव इंपीडेंस पकड़ता हूँ। तो Z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई जे ओमेगा C2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई Z1 को क्या लिखूँ, जे ओमेगा C1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा C2। ठीक है, इंटू VI। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं जे ओमेगा तो चला गया, तो ये क्या आएगा मेरा, 1 बाई C2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल किया ही हूँ, साथ में मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखिए ये क्या होगा, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2 आ गया। तो ये C2 कैंसिल हो गया और ये C1 ऊपर चला गया, तो क्या होगा, C1 प्लस C2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हम जब Z2 लिए तो हमारा यहाँ क्या आया, C1। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे Z1 के अक्रॉस में लेता तो यहाँ पे ऊपर में क्या आता, न्यूमरेटर में C2। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर में ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्योर कैपेसिटिव इंपीडेंस रहे तो हम लोग उल्टा लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें एकदम छोटे छोटे चीजें होते हैं लेकिन ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मेरे को क्या बोला है, ये वी आउट निकालने के लिए, लेकिन ये वी आउट तो निकालने के लिए बोला ही है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे मेरे को और एक चीज भी बोला है, क्या, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कब हो सकता है, यहाँ पे या तो वी बस को मैं ज्यादा करूं, लेकिन यहाँ पे वी बस क्या है मेरा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू वी बस। अब वी बस को चेंज कर तो मैं सकता नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, ये वी आउट को मैं मैक्स कब कर सकता हूं, जब मैं C1 को मैक्सिमम पे ले जाऊं और C1 प्लस C2 को, अगर मैं C1 प्लस C2 को क्या लिखूं, मिनिमम लिखूं, तो जो मेरा ये वैल्यू होगा ये क्या होगा मेरा, ये वी आउट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ठीक है, C1 का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मैं C1 का मैक्सिमम वैल्यू, C1 मेरा किस रेंज में दिया हुआ है, देखिए C1 का रेंज कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 10%। तो 1 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, अगर मैं इसमें प्लस 10% करूं तो 1.1 माइक्रोफैरड हो। अब देखिए C1 का वैल्यू तो मेरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, C1 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। यहीं पे मैंने मोस्ट ऑफ द कोचिंग वालों को क्या देखा है कि जब मिनिमम वैल्यू लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अब C1 का वैल्यू फिर से वो लोग क्या करते हैं, 1 माइक्रोफैरड माइनस माइनस 10% करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब 0.9 माइक्रोफैरड कंसीडर करते हैं ये न्यूमरेटर में, लेकिन ये टोटली गलत है। देखिए आपने एक बार अगर C1 का वैल्यू ये ले लिया तो आप कैसे उसी सेम सर्किट में आप C1 को फिर चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप कभी भी।
ठीक है, ये गलत हो जाएगा टोटल। तो आपका अब C1 का वैल्यू, क्योंकि आपने मैक्सिमम करने के लिए आपने 1.1 ले लिया, तो अब डिनोमिनेटर में आप C1 को आपको यही 1.1 ही लेना पड़ेगा। लेकिन मैं मिनिमम अब कैसे कर सकता हूं? अगर मैं C2 का वैल्यू, क्या दिया हुआ है, 9 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। अगर मैं 9 माइक्रोफैरेड में -10% का करूं, मतलब क्या हुआ, ये मेरा 8.1 माइक्रोफैरेड अगर मैं ले लूं C2 का वैल्यू, तो देखिए मेरा जो ये इक्वेशन हुआ, ये क्या होगा मेरा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये इक्वेशन को कैसे लिखता हूं, देखिए अब अगर मेरा वी आउट, अब मैं यहाँ पे वी आउट नहीं लिखूंगा, इसके साथ मैं मैक्सिमम भी लिखूंगा, इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, 1.1। यहाँ पे सब माइक्रोफैरेड है, इसीलिए मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं क्या लिखूं, यहाँ पे 1.1। देखिए मैंने C1 का मैक्सिमम वैल्यू ले लिया है 1.1, इसीलिए ये इक्वेशन में मेरा C1 अब जहां पे भी आएगा वो फिक्स हो गया 1.1। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मेरे को डिनोमिनेटर मिनिमम कर रहा है, इसीलिए मैं C2 को क्या करता हूं, जितना कम हो सके उतना कम लेता हूं। तो C2 का सबसे कम वैल्यू क्या होगा, अगर मैं एरर के साथ हूं तो सबसे कम वैल्यू क्या होगा, 8.1 होगा। ठीक है, अब मैं 8.1 ले लिया, इनटू मेरा क्या होगा, 100। अब अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो देखिए क्या आता है मेरा, यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1.1 डिवाइडेड बाय कितना है, ये 9.9, कितना है, 0.111। मतलब ये क्या आएगा मेरा जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 1.11। यहाँ पे क्या है मेरा, किलो वोल्ट, तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1.11 किलो वोल्ट होगा इसका मेरा आंसर। अच्छा देखिए आज ना हर जगह मतलब नहीं, ठीक है सॉल्व तो सही किया हूँ मैं, ठीक है एकदम, मतलब आंसर ठीक है, मेरे को कुछ मैं दूसरा ही सोच लिया। देखिए ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, मेरा आंसर ये आ गया। यार ये कैलकुलेटर हट क्यों नहीं रहा अब यहाँ से, क्या पता क्या है ये सब सिस्टम, एकदम पता नहीं है। हम लोग तो कॉपी पेन में पढ़ते थे हमेशा, तो देखिए अब ये कैलकुलेटर ही नहीं हटना चाह रहा। तो ठीक है, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही दिया है। हमारा जो वी आउट का वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू हम कितना ला सकते हैं, 1.1 ला सकते हैं। अब मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क देता हूं, आप लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन तो यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन आप लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए, ये कैलकुलेटर हट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए अब मेरा क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग को बता दूंगा। तो वी आउट, अब जो मिनिमम होगा वो क्या होगा मेरा, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, C1 को मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। और C1 तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, मिनिमम ही आएगा, मैंने बोल दिया। प्लस जो मेरा C2 का वैल्यू रहेगा वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तब मेरा जो वी आउट रहेगा वो मेरा क्या होगा, मिनिमम रहेगा। क्यों मिनिमम, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर को देखिए मिनिमाइज करके रखा है सबसे मिनिमम वैल्यू, और मैंने वी आउट के लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल, वी आउट बोल रहा हूँ, मैंने डिनोमिनेटर के लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उतना सेट किया है। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर आएगा ये मेरा क्या देगा, वी आउट मिनिमम देगा। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए मेरे को, तो मैं देख लूंगा फिर जिसका जिसका आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द फॉलोइंग मेजरमेंट आर ऑब्टेन्ड ऑन अ सिंगल फेज लोड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट प्लस माइनस 1%। ठीक है, I कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर प्लस माइनस 1%, और W दिया हुआ है। ठीक है, W मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 555
±2%, ठीक है। इफ द पावर फैक्टर आर कैलकुलेटेड यूजिंग दीज मेजरमेंट द वर्स्ट केस एरर इन द कैलकुलेटेड पावर फैक्टर इन परसेंट। देखिए इलेक्ट्रिकल वालों को तो मैं बिल्कुल भी मतलब समझ ही लिया हूँ कि आप लोगों को पावर फैक्टर मतलब पता है क्या होता है, ठीक है। अगर आईएन को भी पता होना चाहिए, अभी इतना भी मतलब कोई हम लोग बेवकूफ़ नहीं है कि हमें पावर फैक्टर नहीं पता होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला अभी तो इतना ही पता होना चाहिए। अब आप लोग जब एसीडीसी पढ़ेंगे नेटवर्क में तो आप लोग को पता होगा रियल पावर, अपरेंट पावर, टोटल पावर, ये सब क्या होता है। तो यहाँ पे अब देखिए पावर फैक्टर जो होता है ये कॉस फाई वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर लिख सकता हूँ। तो पावर फैक्टर बेसिकली मेरा क्या हुआ, पी ये हुआ, ठीक है। तो पावर फैक्टर इतना बोला है। अब पावर फैक्टर का वैल्यू भी जो रहता है ना वो 0 से हमेशा 1 के बीच में रहेगा। तो अगर मैं ये रीडिंग के लिए कैलकुलेट करके देखूं एक बार, तो देखिए क्या आता है, 220 इंटू 5 ही है ना, कहाँ गया, अरे 220 क्यों लिख दिया, देखिए गलत हो गया। आज मैं बोला ना एरर का चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते एकदम मतलब हर जगह एरर ही हो रहा है। तो देखिए 555 220 इंटू 5, तो ये मेरा क्या हुआ 555 220 मतलब 1100 आ गया। तो इसको मैं किट से काट सकता हूँ 55 से और इसको 100 से, जो कि मेरा क्या है 0.55 मेरा पावर फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पूछा है कि एरर कितना होगा, तो ठीक है हमको तो एरर पता ही है क्या होता है। यहाँ पे एरर का जो परसेंट होगा ये क्या होगा हमारा, डेल पावर फैक्टर बाई पावर फैक्टर क्या होगा मेरा, प्लस माइनस ये क्या हुआ मेरा डेल पी बाई पी प्लस डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई। हमको यहाँ पे सब कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एरर निकालना है, तो दिया ही हुआ है हमको तो सब कुछ। यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेल पी बाई पी कितना दिया हुआ है ±2%, तो 2% लिख दिए, प्लस v के लिए कितना है, दोनों v और i के लिए 1% है, तो +1 +1 मतलब क्या आया मेरा आंसर ±4%, ठीक है। तो यही है मेरा क्या आंसर 4.0। क्यों 0, क्योंकि गिव आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे मेरा 4.0 भी सही है, 4 भी सही है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 4.01 भी गलत है, 3.99 भी गलत है। यहाँ पे आपका आंसर का टॉलरेंस लिमिट जो होगा वो 0% है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई भी आंसर लिख देंगे ना तो भी आपका आंसर आए, जो भी मतलब ये 17 जो भी लिया था, मतलब रुड़की था शायद 17, पता नहीं मेरे को, तो ये पूरा गलत हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे जो आंसर का टॉलरेंस लिमिट है वो 0% है, समझ गए ना। मतलब गलत वलत नहीं लिख देना है कि मतलब 4.01 किसी तरह लिख दिया 3.99, तो भी आंसर गलत हो जाएगा। एक सिर्फ 4 सही रहेगा और 4.0, यही दो सही रहेंगे, बाकी कुछ सही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ क्या है कि मेरे गेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे एरर से, ये मैंने कंप्लीट कर दिया एकदम, मतलब आप लोगों के। अब अगर कोई क्वेश्चंस छूट जाता है तो मैं क्या करूँगा एकदम, मतलब इसके बाद तो शायद मैं एक यूनिट वाला है वो कुछ MLT क्यूब वो सब जो है, समझ रहे हो ना, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो कि हम लोग 11th में देखे थे, वो वाले चैप्टर्स पढ़ना है। एक वो है, एक लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर है, वो भी हम लोग को देखना है। तो वो मैं क्या करूँगा, अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को और अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं एरर एनालिसिस पे, तो मैं वो क्वेश्चन क्या करूँगा कि वो चैप्टर जब मैं एंड करूँगा ना पूरा इंट्रोडक्शन वाला, तब मैं और एक इसका लेक्चर ले लूँगा और उसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं उसको भी कवर कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर, आशा करता हूँ मेरे को आज का लेक्चर आप लोगों को सही आया होगा, और पीछे जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आप लोग आंसर कमेंट में लिखना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।